इस क्वेश्चन में बोला है आईसीटी एप्लीकेशंस इन रिसर्च। आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। पेपर 1 में आप लोगों की एक सेपरेट यूनिट है आईसीटी नाम की। सो वहीं से ये चीज आई है कि आईसीटी यानी कि कंप्यूटर्स, इंटरनेट्स, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इन सब चीजों को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं रिसर्च के दौरान। सो इस क्वेश्चन में यही कहा है कि आईसीटी एप्लीकेशन इन रिसर्च इज मोस्ट यूजफुल, कि वो बहुत ज्यादा उपयोगी होती है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, किस वजह से उसको बहुत ज्यादा रिसर्च में इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शंस हैं फॉर रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ रिसर्च। अगर आप एज अ रिसर्चर अपने रिसर्च में मान लीजिए कि 80,000 खर्च हो रहा है आपका, लेकिन इसमें बोला है फर्स्ट ऑप्शन में कि अगर वहीं आप आईसीटी यानी कि गूगल, इंटरनेट, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ये सब चीजों का इस्तेमाल करते हो, तो आप इससे अपने रिसर्च की कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हो, रिसर्च के कॉस्ट को कम कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है फॉर एकेडमिक एस्टैब्लिशमेंट, यानी कि आपकी जो शैक्षणिक स्थापना है उसके लिए रिसर्च में आईसीटी का यूज किया जाना चाहिए। तो देखो ये तो कोई लॉजिक ही नहीं बना, है ना। सेकंड ऑप्शन में तो कोई लॉजिक ही नहीं है। थर्ड ऑप्शन है फॉर एनहांसिंग स्कोप ऑफ एसेसिबिलिटी ऑफ रिसर्च डेटा, यानी कि आप अपने रिसर्च के दौरान, जैसे हमने स्टेप्स ऑफ रिसर्च में पढ़ा था कि रिसर्च के दौरान हम डेटा कलेक्ट करते हैं, तो इसमें यही कहा है कि इजीली आप अपना डेटा कलेक्ट कर सको रिसर्च के लिए, इसमें आईसीटी बहुत हेल्पफुल होता है। चौथा ऑप्शन है फॉर प्रमोटिंग डायलॉजिक इंटरेक्शंस, यानी कि इजीली आपकी इंटरेक्शन हो सके, इन चीजों के लिए आईसीटी को यूज किया जाता है। अब देखो आप एक रिसर्चर होते तो आपको क्या लगता, आपके हिसाब से क्या सही आंसर होना चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पहले भी 1 से 2 बार ये और सेट एग्जाम्स में पूछा गया है एज इट इज। ठीक है, आप लोग चाहो तो मेरे आंसर देने से पहले कमेंट करके आंसर भी बता सकते हो। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज आईसीटी। अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे रिसर्च का जो डेटा है, जहां हमें अपने रिसर्च के डेटा के लिए यहाँ वहां भटकना होगा, बुक्स ढूंढनी पड़ेंगी, लोगों से बातचीत करनी होगी, वहीं अगर हम ऑनलाइन रिसर्च की मदद ले रहे हैं, जैसे ऑनलाइन ही डेटा कलेक्शन कर रहे हैं, कोई टॉपिक या कोई पर्टिकुलर पॉइंट को पढ़ने के लिए पहले हमें लाइब्रेरी टू लाइब्रेरी जाकर बुक्स पढ़नी पड़ती थी। अभी अगर हमारे पास इंटरनेट है, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, ये सब चीजें हैं, तो हम इजीली अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं, रिसर्च के डेटा को बढ़ाने में ये मदद करता है। ओके, किसी भी सवाल में अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो मुझे आप पूछ सकते हो साथ में, ठीक है। एंड एक चीज और आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि अभी देखिए 5 फरवरी से आप सबके लिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ईयर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लेकर आने वाली हूँ, एंड फुल सिलेबस मॉक टेस्ट भी लेकर आने वाली हूँ। तो आप लोगों ने उनको जरूर फॉलो करना है। ओके, अगला क्वेश्चन है द एप्लीकेशन ऑफ which of the following ICT in research will ensure wider coverage and accessibility of needed information। अब देखिए, आईसीटी को जब भी रिसर्च में इस्तेमाल किया जाता है, तो वो कौन सा एक ऐसा नेटवर्क होता है जो कि वाइडर कवरेज, यानी कि बहुत ज्यादा एरिया कवर करने में हमें मदद देता है। ये वाला क्वेश्चन कॉमन है, आपका आईसीटी यूनिट में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताऊंगी, ठीक है। सो देखिए, आईसीटी को रिसर्च में यूज करते हैं, और वाइडर कवरेज ये है इसका क्वेश्चन का कीवर्ड, वाइडर कवरेज, बहुत ज्यादा कवरेज, ठीक है। ऑप्शंस हैं लैन, वैन, स्काइप और इंट्रानेट। अब लोगों ने लैन, वैन और इंट्रानेट सुना है या नहीं सुना है वो अलग चीज है, लेकिन स्काइप सबने सुना होगा। स्काइप क्या है? स्काइप एक वीडियो कॉल के लिए एक ऐप बनाया गया है, जनरली वीडियो कॉल्स इसमें होती है। सो इससे रिसर्च में कुछ हेल्प हो सकती है, नहीं हो सकती है, तो ये वाला ऑप्शन हमने पहले ही डिस्कनेक्ट कर दिया। इंट्रानेट जो होता है, इंट्रानेट एक छोटा नेटवर्क होता है, स्मॉल नेटवर्क, जो कि सिर्फ एक ही डिवाइस पर चलता है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि आपको वाइडर कवरेज के बारे में पूछा गया है। अगला ऑप्शन है लैन। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, आईसीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये। वैन का मतलब होता है वाइड
एरिया नेटवर्क। अब देखिए, अगर आपको इनकी फुल फॉर्म्स पता होती तो आप इजीली देख सकते थे, है ना? इजीली चेक कर सकते थे कि वाइडर कवरेज, ज्यादा कवरेज बोला है तो वाइड एरिया नेटवर्क ही होगा। ओके, सो इस हिसाब से सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, दैट इज वैन वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, सो लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ये क्या करता है? अब एक बिल्डिंग है, आप लोगों के घर की बिल्डिंग है, ऑफिस की बिल्डिंग है, कुछ भी बिल्डिंग है, ठीक है? इस बिल्डिंग में अगर आप लोगों ने वाईफाई लगवा दिया है, सिर्फ इसकी रेंज इतनी ही है, इस बिल्डिंग से बाहर ये वाईफाई कनेक्ट हो ही नहीं सकता, ठीक है? सो ये लोकल नेटवर्क हमने बना दिया, एक छोटा सा नेटवर्क बना दिया जिसकी रेंज सिर्फ एक बिल्डिंग तक ही रहती है, तो वो लैन होता है। लैन के बाद आता है मैन। मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब जैसे आप लोगों की सिटी में केबल सर्विस सब यूज करते होंगे, केबल टीवी यूज करते हैं, तो वो क्या करते हैं केबल टीवी वाले? एक घर में डिश लगा देंगे, दूसरे घर में कनेक्शन दे देंगे, इस तरीके से सारे आसपास के घरों का कनेक्शन करते-करते पहले वो पूरा गाँव को कवर कर लेते हैं। फिर वो पूरा करते-करते दूसरे गाँव को कवर करते हैं, फिर तीसरे गाँव को कवर करते हैं। ओवरऑल बाद में देखेंगे तो वो पूरी एक सिटी का नेटवर्क बन जाता है। सो उसको बोला जाता है मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो एक सिटी तक के नेटवर्क को होल्ड कर सकता है। सबसे बड़ा नेटवर्क होता है वैन, जिसका एक एग्जाम्पल है इंटरनेट। इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है, आप चाहे वर्ल्ड में किसी भी कोने में हो, किसी भी जगह पर हो, ये आपको इजीली कहीं से भी एक्सेस दे सकता है। सो इस क्वेश्चन में भी यही पूछा था, द एप्लीकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आईसीटी इन रिसर्च विल एंश्योर वाइडर कवरेज एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ नीडेड इंफॉर्मेशन। एक्सेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कैसे हम इजीली पहुंच सकते हैं किसी भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन तक। आपको किसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो आपको मदद कौन करता है? इंटरनेट, जिसका बेस्ट एग्जांपल है वैन। ओके, ये क्वेश्चन क्लियर है या नहीं? क्योंकि जैसे मैंने बताया ये कॉमन क्वेश्चन है, आईसीटी यूनिट में भी आ सकता है। सो इस हिसाब से आप इसको फॉलो कीजिएगा। ठीक है, कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। अगला सवाल है, इनअप्रोप्रिएट एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? अब मैंने आप लोगों को ये तो बता दिया कि भाई आप लोगों को रिसर्च के दौरान आईसीटी का इस्तेमाल करना चाहिए, आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन आपने क्या किया? उसका इनअप्रोप्रिएट यूज़ किया। आपको इतना तो पता चल गया कि रिसर्च में आपको आईसीटी का इस्तेमाल करना है, लेकिन ये नहीं पता लगा कि कैसे करना है। आप कुछ का कुछ करने लग गए, ठीक है? तो इसका एक एग्जाम्पल ऑप्शन में से दिया गया है, आपको वो ढूँढना है। ऑप्शंस आर टेक्निकल लैब्स ऑन द पार्ट ऑफ रिसर्चर, यानी कि रिसर्चर जो हैं, जिनको हमने बोला है कि आप इंटरनेट टेक्नोलॉजी ये सब का इस्तेमाल करो रिसर्च में, उनका टेक्निकल लैब्स है, यानी कि उनको टेक्निकल चीजें समझ ही नहीं आ रही है। अब आप अगर मान लीजिए कि कोई पर्सन है, उनको रिसर्च का शौक था, उन्होंने क्या कर दिया, रिसर्च के लिए वो इस्तेमाल तो करने लग गए, आईसीटी का यूज़ तो करने लग गए, लेकिन उनको टेक्निकल चीज़ें नहीं आई, यानी कि उनको लैपटॉप या कंप्यूटर चलाना ही नहीं आया। ठीक है? इनअप्रोप्रिएट एप्लीकेशन ये भी हो सकता है। देखते हैं दूसरा ऑप्शन, इनएडिक्वेट प्रोविज़न ऑफ आईसीटी रिसोर्सेज़। ठीक है? अपर्याप्त प्रावधान। अब जैसे आपको आईसीटी की ज़रूरत थी रिसर्च के लिए, तो आपने क्या किया? आपने लैपटॉप तो ले लिया, लेकिन आपके सारे पैसे लैपटॉप में खत्म हो गए, वाई-फाई का बिल देने के लिए पैसे नहीं है। तो वो प्रोविज़न नहीं है, वो प्रावधान नहीं है, वो चीज़ें अवेलेबल नहीं है आपके पास। अगला है वायलेशन ऑफ रिसर्च एथिक्स, रिसर्च की नैतिकताओं का उल्लंघन करना। ये गलत बात तो होती है, लेकिन इसका आईसीटी के इनअप्रोप्रिएट एप्लीकेशन से कोई लेना-देना नहीं है। एंड लास्ट ऑप्शन है एब्सेंस ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज ऑफ आईसीटी रिसोर्सेज। ठीक है, यानी कि जो भी पर्सन आईसीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं रिसर्च के लिए, उनको टेक्निकली वो एक्सपर्ट नहीं है, एब्सेंस है टेक्निकल एक्सपर्टीज की। यानी कि ना उनको लैपटॉप चलाना आ रहा है, ना उनको रिसोर्सेज यूज करने आ रहे हैं कि गूगल पे जाकर हमने कुछ सर्च तो कर लिया, लेकिन उसको सर्च करने के बाद यूज कैसे करना है, गूगल पे कौन सी वेबसाइट हमें जेन्युइन रिजल्ट्स देगी, इस तरीके की चीजें उनको नहीं समझ आ रही। तो इनअप्रोप्रिएट एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च इन आईसीटी का बेस्ट
एग्जाम्पल है एब्सेंस ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज ऑफ आईसीटी रिसोर्सेज, कि आईसीटी के जो रिसोर्सेज हैं, गूगल है, गूगल क्रोम है, लैपटॉप ऑन करना ऑफ करना, और भी चीजें कि कैसे हमें नेट पे चीजें सर्च करनी है, उस बारे में नॉलेज ना होना। ओके, सो ये है करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च इज रेलेवेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस। अब देखिए, एक चीज मैं आप लोगों को पहले बता देती हूँ। वैसे तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आईसीटी का इस्तेमाल रिसर्च के कौन से स्टेज में करना चाहिए, यानी कि कौन से स्टेप में करना चाहिए। एंड यही चीज मैं आप लोगों को थोड़ी सी ये भी कहती हूँ कि वैसे तो रिसर्च के हर स्टेप में आईसीटी को इस्तेमाल किया ही जाता है। ओके, सो ऑप्शंस है सर्वे ऑफ रिलेटेड स्टडीज। अब आपके टॉपिक का नाम है एबीसी, ठीक है। मान लीजिए आप किसी एबीसी नाम के टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हो, उस टॉपिक से रिलेटेड अगर स्टडी आपको करनी है, उस टॉपिक से रिलेटेड जो ऑलरेडी बुक्स हैं या ऑलरेडी क्या क्या फील्ड में चीजें हो चुकी हैं वो पढ़नी है, तो आप आईसीटी का यूज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद दूसरा आ जाता है आपके पास, ओके, दूसरा आ जाता है डेटा कलेक्शन इन द फील्ड। आपकी फील्ड में, आपके टॉपिक में जो भी टॉपिक से रिलेटेड जो भी डेटा है वो आपको ढूंढना है, तो भी आप आईसीटी, इंटरनेट, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तीसरा है डेटा एनालिसिस। अब देखो, डेटा को एनालाइज करना है। आपने डेटा को कलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको देखना है कि ये डेटा आपका करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, अब जैसे मेरे किसी फ्रेंड से मैंने, ओहो, आंसर आप लोगों को पहले ही दिख गया। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पर आंसर 2 नहीं है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, मैं आप लोगों को बता रही थी डेटा एनालिसिस का। अब मान लीजिए मैंने अपनी फ्रेंड से किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लिया, 2-3 फ्रेंड से मैंने अलग अलग सॉल्यूशन ढूंढ लिए। अब मैंने सबके आइडिया तो सुन लिए थे, अब मुझे चेक करना है, मुझे एनालाइज करना है कि कौन सा आइडिया अपनाऊं, कौन सा आइडिया सही है। तो डेटा एनालिसिस के लिए इंटरनेट आपकी मदद नहीं करेगा, वो आपको खुद करना होगा। सो ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, देन ऑप्शन 4 बोलता है थीसिस राइटिंग के लिए, कि थीसिस राइटिंग का क्या फॉर्मेट है। मान लीजिए कि आप थीसिस लिखने वाले हो, आपको आपके रिसर्च गाइड ने बोल दिया कि एपीए स्टाइल की थीसिस आपको लिखनी है। आपको पता ही नहीं है कि एपीए स्टाइल क्या है। हमने तो ऑलरेडी इसको पढ़ा है ना? हमने तो इसको ऑलरेडी पढ़ा है कि एपीए फॉर्मेटिंग में कैसे-कैसे रूल्स को फॉलो किया जाता है। लाइव क्लास में पढ़ाया था मैंने, और एमसीक्यूज़ भी करवाए हैं इस टॉपिक पे। लेकिन कई बच्चों को नहीं पता होगा, तो वो क्या करेंगे, थीसिस राइटिंग का एपीए स्टाइल इंटरनेट पे सर्च कर लेंगे, तो उनको ईज़ी हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 4 भी सही है। सो आप देख सकते हो, इस अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 4। सो हियर थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द यूज ऑफ आईसीटी इन रिसर्च प्रोसेस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, यानी कि वी हैव टू फाइंड आउट द फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, हमें फॉल्स स्टेटमेंट यहाँ पर सर्च करनी है। नॉट ट्रू अबाउट द यूज ऑफ आईसीटी इन रिसर्च प्रोसेस। ठीक है, आइडेंटिफाई अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन सोर्सेस, ये बोल रहा है कि आपको रिसर्च के लिए कैसे कैसे और किस किस टाइप के डेटा की कितनी जरूरत है, ये हमें आईसीटी बताता है। तो ये तो बिल्कुल बताता है, लेकिन इसमें फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढनी है, तो इस अकॉर्डिंग ये ऑप्शन गलत होगा। तीसरा है स्टोर रॉ डेटा इन अ सिंगल फॉर्मेट। ये बोल रहा है कि रिसर्च के दौरान जो भी हम बस डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको अरेंज नहीं करते हैं अभी तक, उसको रॉ सिंगल फॉर्मेट में स्टोर करता है। ठीक है, तीसरा है क्रिटिकली एनालाइज द इंफॉर्मेशन। आईसीटी हमें इंफॉर्मेशन को डिटेल में थोड़ा सा जानने की और मदद करता है, और कम्युनिकेट फाइंडिंग्स।
आपका जो भी कंक्लूजन निकला है वो किसी और के साथ शेयर करके उस पे डिस्कशन करने की भी हेल्प करता है। सो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2, दैट इज स्टोर रॉ डेटा इन अ सिंगल फॉर्मेट। ज़रूरी नहीं है कि रिसर्च के दौरान जो भी आप रॉ डेटा कलेक्ट कर रहे हो उसको सिर्फ सिंगल फॉर्मेट में ही यूज़ किया जाए। उसको किसी भी फॉर्मेटिंग में अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है? एक मैं आप लोगों को तब तक के लिए क्वेश्चन दे रही हूँ, एक क्वेश्चन तब तक के लिए दे रही हूँ। बताइए, अभी मैंने आपको एपीए रेफरेंसिंग स्टाइल के बारे में बताया था। एपीए रेफरेंसिंग स्टाइल के बारे में बताया था एंड एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी मुझे मिला है, याद आया है कि एपीए का एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि इसकी फुल फॉर्म बताइए। तो ये मैंने दे दिया होमवर्क क्वेश्चन जिसका आंसर मुझे चैट बॉक्स में बताओगे, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, which among the following is a window based software tool used for publishing and managing bibliographies? Okay, so ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमसे पूछ रहा है कि हम जब रिसर्च करते हैं तो विंडो बेस्ड सॉफ्टवेयर टूल एक ऐसा होता है हमारे पास जिसमें कि हम बिब्लियोग्राफीज को मैनेज और पब्लिश कर सकते हैं। कल के सेशन में ही मैंने आपको बताया था बिब्लियोग्राफी क्या होती है। सो बिब्लियोग्राफी ग्रंथ सूची, ये देखिए हिंदी में और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी, ग्रंथ सूची। अब आपने अपनी रिसर्च में मान लीजिए किसी बुक का रेफरेंस लिया था, ठीक है? लिटरेचर रिव्यू के लिए आपने कोई और बुक पढ़ी थी। इसके बाद आपने 2-3 कोई बड़े साइंटिस्ट हैं या आपकी ही फील्ड के रिसर्चर्स थे 2-3, उनके आपने आर्टिकल्स पढ़े थे, जहाँ से आपको आइडिया मिला था। इसके बाद 2-3 आपने किसी और पर्सन की थीसिस पढ़ी थी। हम लोगों ने ये शोध गंगोत्री, ये सब चीज़ें पढ़ी थी ना? मान लीजिए आपने वहाँ से सब जगह से रेफरेंस लिया है। तो बिब्लियोग्राफी रिसर्च के थीसिस में एक ऐसा सेक्शन होता है जहां पर हमने कहाँ-कहाँ से मदद ली, किन-किन बुक्स ने, किन-किन आर्टिकल्स ने हमें हेल्प की, उन सब को बिब्लियोग्राफी वाले सेक्शन में हमें लिखना होता है। ये रिसर्च की नैतिकता का एक बहुत ज़रूरी नियम होता है, जो हमें कहता है कि आपने जिनसे भी मदद ली, कोई बुक है, कोई आर्टिकल है, चाहे आपने इंटरनेट पे किसी ब्लॉग को देखा है जहाँ से आपको मदद मिली, तो उन सब का नाम आपको बिब्लियोग्राफी में मेंशन करना है। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा इसका फायदा ये होता है कि आपके बाद अगर कोई और आपकी थीसिस पढ़ रहा है तो आप लोगों को, तो उन लोगों को पता हो कि आपने कौन-कौन सी बुक्स पढ़ी थी। उससे आगे आने वाले समय में जो रिसर्चर्स होंगे, उनको बहुत ज़्यादा मदद हो जाती है। ठीक है? सो इसीलिए बिब्लियोग्राफीज़ को यूज़ किया जाता है। सो इस क्वेश्चन में यही बोला है कि बिब्लियोग्राफी के लिए विंडो बेस्ड सॉफ्टवेयर टूल एक होता है रिसर्च में। उसको क्या नाम दिया गया है? वो किस नाम का सॉफ्टवेयर है? ठीक है? सो ऑप्शन है एंड नोट, टर्निटिन, प्रीजी या फिर जावा। जावा तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कोई भी वेबसाइट आप देखते हो, कोई भी आप अपने फ़ोन में ऐप यूज़ कर रहे हो, वो जावा की हेल्प से बनती है। ठीक है? यहाँ पर देखते हैं, आंसर है एंड नोट। डिटेल में आप देख सकते हो, एंड नोट एक बिब्लियोग्राफिक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर टूल है दैट इज यूज्ड टू स्टोर एंड मैनेज बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन। ठीक है? उस इंफॉर्मेशन को कैसे स्टोर करना है, कैसे मैनेज करना है, वो सब हमें बताता है। और एंड नोट विंडो में, यानी कि आप अपने लैपटॉप, कंप्यूटर्स में यूज कर सकते हो, मैक ओएस में और आईओएस में भी इस्तेमाल कर सकते हो। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आया है, टर्निटिन जो है ये क्या है सॉफ्टवेयर? जैसे एंड नोट बिब्लियोग्राफी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर टूल है, वैसे टर्निटिन आपका प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर है। प्लेगरिज्म का मतलब क्या होता है? डुप्लीकेसी, कि आपकी रिसर्च में कोई डुप्लीकेसी तो नहीं है, आपने रिसर्च में कहीं एज इट इज गूगल से सर्च करके चीजें तो नहीं लिख दी। ये सब अगर चेक करना होगा रिसर्चर को तो वो टर्निटिन सॉफ्टवेयर को भी इस्तेमाल कर सकता है। अगला है प्रीजी।
प्रीज़ी क्या है? ये एक प्रेज़ेंटेशन सॉफ्टवेयर टूल है। इट इज़ यूज्ड टू पब्लिश और मैनेज द बिब्लियोग्राफीज़। ठीक है? ये बेसिकली मैनेज और पब्लिश करता है बिब्लियोग्राफी को, लेकिन प्रेज़ेंटेशन बनाने के एंड पर। एंड जावा तो मैंने आपको बता दिया कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका रिसर्च से रिलेटेड या फिर बिब्लियोग्राफी से रिलेटेड कुछ भी काम नहीं होता है। कुछ और बिब्लियोग्राफिक मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर्स हैं, इनको पढ़ लीजिएगा, नाम नोट कर लीजिएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन अभी आया है ना, इसी क्वेश्चन में एंड नोट की जगह पर आपको ये वाले ऑप्शंस भी दिए जा सकते हैं। ठीक है? पहला है मेंडेली, दूसरा है ज़ोटेरो, रेफवर्क्स, साइट दिस फॉर मी। ये हिंदी में थोड़ा ट्रांसलेशन गड़बड़ है, आप इसको याद रख लीजिए, साइट दिस फॉर मी एंड इजी बिब। तो ये सारे क्या हैं? आपके बिब्लियोग्राफिक मैनेजमेंट टूल्स हैं। इनके नाम नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 बेस। अ वेब बेस्ड सर्वे रिसर्च, अब देखिए हमने सर्वे रिसर्च पढ़ा था, लेकिन वेब बेस्ड सर्वे है। जनरली सर्वे क्या होता है? आप एक रिसर्चर हो, आप अपने सर्वे के लिए फील्ड में जाओगे, लोगों से सवाल पूछोगे और उनके फीडबैक लोगे, उनके आंसर्स के हिसाब से अपनी रिसर्च के रिजल्ट्स डिजाइन करोगे। लेकिन यहाँ पर वेब बेस्ड सर्वे बोला है, यानी कि जैसे आप अपने पोल्स कर सकते हो, ऑनलाइन व्हाट्सएप पे पोल्स होते हैं, टेलीग्राम पे पोल्स होते हैं, या फिर किसी सोशल मीडिया पे आप एक क्वेश्चन, किसी बड़े से चैनल पे क्वेश्चन रेज कर सकते हो। ठीक है? तो ये वेब बेस्ड रिसर्च होती है, जो जिसमें कि हम इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके घर बैठे ही सर्वे कर सकते हैं, अपना डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। इन वेब बेस्ड सर्वे रिसर्च, it is an advantage that the investigator does not have to be present when a participant is interested in engaging in the task. समझे? बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें डायरेक्ट बोला गया है कि जब भी हम ऑनलाइन सर्वे करते हैं तो इसकी ये एडवांटेज होती है कि जो भी इन्वेस्टिगेटर होता है, यानी कि जो भी रिसर्चर होता है जो सर्वे करवा रहा है, डज नॉट हैव टू बी प्रेजेंट। मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं घर पे बैठे रिसर्च कर रही हूँ। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन यहाँ पर स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 बोलती है इन अ वेब बेस्ड सर्वे रिसर्च इट इज अ डिसएडवांटेज दैट इन्वेस्टिगेटर इज नॉट प्रेजेंट। अब यहाँ पर बोला था कि इन्वेस्टिगेटर प्रेजेंट नहीं है, तो ये एडवांटेज है, जबकि पार्टिसिपेंट्स इंटरेस्टेड होते हैं टास्क में। तो उनका इंटरेस्ट जो अगर होगा तो वो ऑनलाइन भी रिप्लाई कर देंगे, इंटरेस्ट नहीं होगा किसी का तो वो ऑफलाइन भी आपको भाव नहीं देगा। तो यही एडवांटेज है और यही इसमें डिसएडवांटेज के रूप में बताया है कि इन अ वेब बेस्ड सर्वे रिसर्च इट इज डिसएडवांटेज दैट इन्वेस्टिगेटर इज नॉट प्रेजेंट टू प्रोवाइड क्लैरिफाई रिमूव डाउट्स व्हेन द पार्टिसिपेंट इज इंटरेस्टेड इन एंगेजिंग इन द टास्क। इसमें बोला है कि सामने वाले से आपने क्वेश्चन तो पूछ लिया, वो इंटरेस्टेड भी है, लेकिन रिसर्चर यानी कि क्वेश्चन पूछने वाला अवेलेबल ही नहीं है। अब रिसर्चर अवेलेबल ही नहीं है, जिससे आप प्रश्न पूछ रहे हो वो आंसर देना चाहता है, लेकिन उसको आपके क्वेश्चन में थोड़ी कंफ्यूजन है, उसको क्वेश्चन क्लैरिटी नहीं हुई है। तो ये भी क्या है? सही स्टेटमेंट है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अब इस क्वेश्चन को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो स्टेटमेंट 1 में वेब बेस्ड सर्वे रिसर्च का एडवांटेज बताया गया है और इसमें इसका डिसएडवांटेज बताया गया है। बहुत आसान है, इसको पढ़ लीजिए, एग्जाम में बहुत बार, ना जाने कितने सारे सेट एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया है। अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड डेटा एनालिसिस इन रिसर्च बीइंग अ टेक्निकल जॉब। डेटा एनालिसिस जब रिसर्च में करते हैं तो वो एक टेक्निकल जॉब है। रिसर्च एथिक्स डज नॉट मैटर, जिसमें कि एक टेक्निकल जॉब है जिसकी वजह से इसमें रिसर्च की नैतिकताओं को का होना या नहीं होना, उसको अच्छे से फॉलो करना या नहीं करना जरूरी नहीं है। तो ये तो बिल्कुल गलत है। पहले ही गलत क्यों है? क्योंकि डेटा एनालिसिस कोई टेक्निकल जॉब नहीं है। ओके। दूसरा कि रिसर्च एथिक्स का होना रिसर्च में बहुत ज़रूरी है। आप चाहे रिसर्च में कोई भी स्टेप फ़ॉलो कर रहे हो, चाहे आप ऑनलाइन सर्वे कर रहे हो, ऑफलाइन सर्वे कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आपको रिसर्च के रूल्स को, रिसर्च की नैतिकताओं को फ़ॉलो करना ही होता है। ओके, सो ये है आपका करेक्ट आंसर। ये वाला स्टेटमेंट जो है आपकी ये गलत है, सॉरी करेक्ट आंसर नहीं, ये गलत है, क्योंकि इसमें डज़ नॉट बोला है। स्टेटमेंट 2 बोलती है आईसीटी इज हेल्पफुल एट ऑलमोस्ट
ऑल स्टेजेस ऑफ रिसर्च। तो ये अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको क्लियर किया था कि आईसीटी का इस्तेमाल हम रिसर्च के हर स्टेप में कर सकते हैं, चाहे वो लिटरेचर रिव्यू है, चाहे वो डेटा कलेक्शन है। डेटा एनालिसिस में हो सकता है कई लेवल पर ना भी हो, लेकिन फिर भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। सो स्टेटमेंट टू सही है, स्टेटमेंट वन गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर फोर। अगला क्वेश्चन है, अ वेबिनार अलाउज अ स्पीकर फ्रॉम द होस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन टू शेयर मल्टीमीडिया कंटेंट विद ऑडियंसेस दैट कैन बी लोकेटेड एनीवेयर। ठीक है, स्टेटमेंट वन क्या बोल रही है? अ वेबिनार अलाउज अ स्पीकर फ्रॉम द होस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। वेबिनार क्या हो गया? अब बोलोगे मैम हमने सेमिनार तो सुना था, सेमिनार तो सुना था, ये वेबिनार क्या है? तो वेबिनार है वेब प्लस सेमिनार। सेमिनार जो होते थे अभी तक आपने सुने थे, कॉलेज का सेमिनार है, स्कूल का सेमिनार है। तो वो सेमिनार्स होते थे जहाँ पर आप स्कूल में या कॉलेज में पार्टिसिपेट करते थे इज़िली कहीं पर जाकर, ठीक है? आप सबको इकट्ठा करके बिठाया जाता था, किसी बारे में बताया जाता था। वेबिनार होते हैं जहाँ पे आपको फिज़िकली प्रेज़ेंट होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग ऑनलाइन इसको अटेंड कर सकते हो, घर पे बैठे-बैठे अपनी सहूलियत के हिसाब से। ओके? तो इसमें बोला है कि एक जो वेबिनार होता है, इट अलाउ अ स्पीकर फ्रॉम द होस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन टू शेयर मल्टीमीडिया कंटेंट विद ऑडियंसेस दैट कैन बी लोकेटेड एनीवेयर। अब देखिए जैसे हमारी ये क्लास हो रही है, इसको आप लोग मान लीजिए कि ये क्लास नहीं, ये एक सेमिनार चल रहा है, और जो मैं आप लोगों को लिंक वगैरह शेयर किया है, इसमें मैं कौन हूँ? होस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन का स्पीकर हूँ। तो यहाँ पर मैं आपके साथ मल्टीमीडिया कंटेंट शेयर कर रही हूँ, मैं आपके साथ इमेज भी शेयर कर रही हूँ, मैं आपके साथ टेक्स्ट भी शेयर कर रही हूँ, ऑडियंस के साथ मैं ये सब शेयर कर रही हूँ। और ऑडियंस क्या है? कहीं पर भी लोकेट हुए हैं, कहीं पर भी बैठे हुए हैं। ना मैं उनको सुन पा रही हूँ, ना आप मुझे कुछ शेयर कर सकते हैं मैसेजेस के अलावा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। वेबिनार या वेब के थ्रू जब भी कोई सेमिनार हो रहा होता है या फिर कोई भी मीटिंग हो रही होती है, तो ज्यादातर बोलने का मौका उसमें ऑर्गेनाइजेशन होस्टिंग को ही दिया जाता है, होस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन को ही दिया जाता है। स्टेटमेंट टू बोलती है, अ वेबिनार अलाउज स्पीकर एंड पार्टिसिपेंट टू शेयर मल्टीमीडिया कंटेंट लोकेटेड एनीवेयर। अब देखिए इसमें, अब जी क्लास चल रही है, ठीक है, ये वेबिनार है, मान लीजिए एक सेमिनार चल रहा है, इसमें मैं तो सारी इंफॉर्मेशन और मल्टीमीडिया कंटेंट शेयर कर रही हूँ। आप लोगों को अगर मैं बोलूँ कि अपनी फ़ोटो शेयर करो, आप कर पाओगे? चैट बॉक्स में ट्राई कीजिए अपने बुक की फ़ोटो भेजने का। चैट बॉक्स में ट्राई कीजिए कोई भी मुझे सॉन्ग का या वीडियो का लिंक भेजने का, आप लोग नहीं भेज पाओगे। ठीक है? सो यही यहाँ पर बोला गया है। सो ये वाली स्टेटमेंट क्या है? सही है। सॉरी ये गलत है, क्योंकि आप नहीं भेज पाओगे। इसमें बोला है स्पीकर एंड पार्टिसिपेंट दोनों भेजेंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन है, अभी तक स्टूडेंट्स अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। अभी आप लोग कोई भी कुछ नहीं इस तरीके से पूछ रहे हो, क्वेश्चन एज इट इज आएंगे, फिर मत बोलना कि ये समझ नहीं आया था, ठीक है? और वैसे भी कल से हम प्रीवियस सॉरी हम लोग अभी देखिए 5 तारीख से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड फुल सिलेबस मॉक टेस्ट आपके लिए लेकर आ रहे हैं। वो जो मॉक टेस्ट रहेंगे वो पूरा पेपर ही होगा, जैसे पेपर में 50 एमसीक्यूज रहते हैं, हर एक यूनिट के 5 एमसीक्यूज रहते हैं, उसी तरीके से फुल सिलेबस मॉक टेस्ट होगा। तो आपको उसको जरूर फॉलो करना है। एंड कल से हमारी नई यूनिट आईसीटी भी स्टार्ट होने वाली है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन रिसर्च? तो ऑनलाइन रिसर्च की डिसएडवांटेजेस क्या है? ऑनलाइन रिसर्च क्या बहुत ज्यादा महंगा होता है? घर बैठे-बैठे आपको सारा डेटा मिल रहा है, कहीं नहीं जाना, कहीं लोगों से नहीं मिलना, कोई मगजमारी नहीं करनी। तो ये डिसएडवांटेज पूछा है, तो ये एक्सपेंसिव तो बिल्कुल भी नहीं होता, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ठीक है? इसी के बाद फिर दूसरा ऑप्शन बोलता है, सैंपल्स कैन बी स्मॉल एंड स्क्यूड, कि ऑनलाइन रिसर्च अगर हम कर रहे होते हैं, उसमें हमारे जितने भी सैंपल्स रहते हैं, वो बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, छोटे-छोटे सैंपल्स होते हैं, यानी कि 8 से 10 लोगों से हमने पूछ लिया, या मान लो मैं चाहती तो थी कि 100 लोग रिप्लाई करें, लेकिन 100 लोगों ने ऑनलाइन सर्वे में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। ठीक है, तो ये स्मॉल एंड स्क्यूड होते हैं। सो ये है करेक्ट ऑप्शन।
अगला है देयर कैन बी एन एक्सेसिव टर्नओवर ऑफ कम्युनिकेशन। एक्सेसिव टर्नओवर ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि अच्छे से बातचीत नहीं हो पाती, बिल्कुल सही। अगला है टेक्नोलॉजिकल इश्यूज में लीड टू इनकंसिस्टेंसीज। यस, अगर किसी का टेक्नोलॉजिकल इशू हो गया तो वो अच्छे से ऑनलाइन रिसर्च में, ऑनलाइन सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। एंड अगला है ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स आर रिजिड, यानी कि ऑनलाइन प्रतिभागी कठोर होते हैं। तो ये इसकी डिसएडवांटेज है। एडवांटेज है ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो जैसे मर्जी हो, हमें उनसे क्या मतलब। ऑनलाइन रिसर्च में कोई किसी को नहीं जानता, ठीक है। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपके पास ए, सॉरी ए नहीं होगा, बी, सी एंड डी। सो आंसर इज 2। ओके, सो ये स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे।